हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इशिका और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज के पार्ट 4 में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी और उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सीरीज में चल रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली है। देन हमने क्या पढ़ा था उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर देखा था, है ना, नॉमेनक्लेचर। देन हमने उसके बाद क्या देखा था, प्रिपरेशन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था। फिर हमने प्रिपरेशन देखी थी दोनों की कि कैसे कैसे प्रिपरेशन होती है ना। और अब इसमें हम सीखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी में यहाँ पे वही वाला PDF है ये, और इसमें आगे का आपको पढ़ा दी हूँ। आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जो हमने कंपाउंड बनाए हैं हेलोल्केन्स और हेलोवेरीन्स, वो कैसे बिहेव करेंगे या कैसे होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ये सब क्या होती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आप बस एक सेकेंड दीजिए मुझे, ये बता देते हैं, ठीक है, डन। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं आर कलरलेस व्हेन प्योर। क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, मतलब जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कलर को जब उनमें कोलाइट की एक्सपोजर में रखा जाता है। और आगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से शुरू होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। शुरुआत करते हैं मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड से। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl, ये है मिथाइल क्लोराइड, और CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है। अब इथाइल क्लोराइड क्या होगा, तो इथाइल क्लोराइड होगा C2H5Cl, ये इथाइल क्लोराइड होगा। आर एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर। इन्होंने बोला मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड ये क्या है, हमारे गैशियस होंगे रूम टेम्परेचर पे। हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, इससे ज्यादा जो हायर होंगे वो हमारे लिक्विड और सॉलिड होंगे। एज वी हैव लर्न मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। देखो, कहने का मतलब क्या था, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। मतलब ये है कि जो हमारे लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं, अरे हमारे जो लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं, लोअर हेलोएल्केन्स, वो नेचर में कैसे होंगे, वो नेचर में होंगे गैसेस, ठीक है। फिर उससे आगे अगर मैं बात करती हूँ, आगे हायर जो होंगे, हायर हेलोएल्केन्स, हायर हेलोएल्केन्स जो होंगे वो होंगे हमारे सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड। अब लोअर से मतलब क्या है हमारा, तो लोअर से हमारा मतलब है यहाँ पर कि जैसे मैंने बोला मिथाइल, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे, और हायर का मतलब है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लोअर हेलोएल्केन्स होते हैं वो गैशियस होते हैं, और जो हायर हेलोएल्केन्स होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड होते हैं, ठीक है। लोअर से हम बात करते हैं कि जहाँ पे कार्बन कितने होंगे, जहाँ पे कार्बन एटम हमारे या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, लोअर हेलोएल्केन्स में आते हैं, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। देखो, सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतने ही क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कार्बन एटम का मतलब 1 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, है ना। 2 कार्बन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। 3 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कहीं पे है CH3Cl, ये कंपाउंड है, और दूसरा मैंने आपको लिख के दिया CH3CH2Cl, ये 2 कंपाउंड है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2। और अभी मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हायर होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। समझ आया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, तो दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। एक पॉइंट और होता है, वो होता है हमारा रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ब्रांचिंग का मतलब क्या है वो मैं भी आपको देखो समझाती हूँ। क्या होता है ब्रांचिंग का मतलब, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब ब्रांचिंग का मतलब देखो, अगर मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, मान लो मैंने आपको दिया CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। अभी इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कैसा है, 1 डिग्री है, सिंपल है, नॉर्मल है। ये अल्फा कार्बन है, इससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैंने इसको इरेज किया और मैंने यहाँ पे लिखा CH और यहाँ मैंने लगा दिया CH3। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग करी तो कैसा हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है जी। अगर मैं और ब्रांचिंग करना चाहूँ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने ये हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे मैंने एक और CH3 लगा दिया। अब क्या हुआ, ब्रांचिंग और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। जब ब्रांचिंग और ज़्यादा बढ़ी तो ये ऐसा हो गया 3 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ आया ये कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ होती है, 3 डिग्री में, और सबसे कम ब्रांचिंग कहाँ होती है, 1 डिग्री में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, 1 डिग्री का। अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 डिग्री का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा 2 डिग्री का, और सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ये एक आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, जब हम करते हैं तो 3 डिग्री का सबसे कम, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इसमें लगा सकते हो, ठीक है। पहले चेक करना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो कंपैरिजन करोगे, वहां से पता चल जाएगा कि जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। समझ आया। अब कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखो यहाँ से पढ़ता है, चलो। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉगर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ती है। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हैलाइड। अब डिफरेंट हैलाइड का ये होता है, देखो फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, मान लो CH3 और CH3 है, एक CH3Cl है और एक CH3Br है, तो वहां पे एल्काइल ग्रुप तो सेम है, बदला क्या हमारा, हैलाइड बदला। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये कि इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर क्लोरीन का, और सबसे कम फ्लोरीन का। मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल देती हूँ, चलो मैंने आपको दिया एक सेकेंड, मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3Cl और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3Br, तो मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप तो सेम है, CH3 बदला क्या हमारा, हैलाइड, तो Br का ज्यादा होता है, इसका मतलब CH3Br का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3Cl। ये चीज समझ आई आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या रीजन होता है, दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, हमें पता है फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो इन्होंने लिखा है जैसे जैसे साइज बढ़ता है और मास बढ़ता है ना, तो जो मैग्नीट्यूड है वेन डर वाल्स फोर्स का वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे जो बॉइलिंग पॉइंट है हेलोएल्केन्स का, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, वही चीज लिखी है। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स का डिक्रीज होता है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री का, उससे ज्यादा 2 डिग्री का, और उससे थोड़ा कम 3 डिग्री का। ये होता है ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। तो अब बस वही याद रखना, वही काफी है। अब अगर हम आते हैं किस पे, हेलोवेरिन्स पे, तो हेलोवेरिन्स में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का अलग ऑर्डर होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मैंने आपको बताया था कितनी पोजीशंस होती हैं, 3 पोजीशंस होती हैं, एक होती है ऑर्थो और एक होती है हमारी पैरा। अब ऑर्थो का मतलब क्या है, तो ऑर्थो का मतलब होता है सिंपली, देखो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है ना, ये हमारी मेटा पोजीशन पे है और ये हमारी पैरा पोजीशन पे है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है पैरा पोजीशन का, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है सबसे ज्यादा ऑर्थो का, फिर होता है पैरा का, और सबसे कम होता है मेटा का। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है बॉइलिंग पॉइंट कि ये हमारा 453, 458 और 446 सबसे ज्यादा किसका है, ऑर्थो का, फिर पैरा का, और फिर मेटा का सबसे कम। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है पैरा का, देन ऑर्थो का और मेटा का। ये आपको याद रखना है दोनों चीजें, ठीक है। एक तो ये कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। मैं एक बार इसको फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो का सबसे ज्यादा, देन पैरा का, और उससे कम मेटा का। समझ आया ये, ठीक है। अब ये भी समझ आया कि जब हम हेलोएल्कीन्स,
एरीन्स में बात करते हैं या हेलो एल्केन्स में बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, आपको एग्जाम्पल में दिए होंगे तो आप सिंपली ये लगा सकते हो। अब मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन हो गई और यहाँ पर लगा है एक Cl, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, मान लो ये एक बेंजीन है और मैंने इस पे लगा दिया Br। तो अभी मैंने आपको बताया अब दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो हमें पता है Br का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर ये ऑर्थो मेटा पैरा वाला आता है तो आप सिंपल बता सकते हो। अब क्योंकि दोनों ही पैरा पोजीशंस पर लगे थे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, Cl और Br क्रिएट करेंगे। दोनों में ही बेंजीन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया, ठीक है। अब आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी आप सबने पढ़ा होगा कि डेंसिटी होता क्या है, तो मैं आपको अगर डेंसिटी का फॉर्मूला बताना चाहूँ तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, सबको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास का मतलब क्या है, अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब अगर कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो जो डेंसिटी होती है, द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं, अगर एटॉमिक मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, समझ आया। एक Cl है तो थोड़ा मास कम होगा, 2 Cl हो गए तो मास थोड़ा ज्यादा हुआ, अगर मास ज्यादा होता है तो डेंसिटी सिंपल बढ़ती है, समझ आया। ये था सिर्फ डेंसिटी में कि मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का क्या डिफरेंस होता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये याद रखना कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं। इन ऑर्डर टू डिजोल्व हेलो एल्केन इन वाटर, अगर हमें वाटर में हेलो एल्केन डिजोल्व करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल। देखो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर इतनी एनर्जी हेलो एल्केन्स में नहीं होती है। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिक का मतलब हेट, कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं तो पानी की तरफ हेट बढ़ता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा कि आगे पढ़ते हैं, चलो। हाउएवर हेलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसकी जरूरत नहीं है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा CH3Cl, ठीक है, दूसरा मैंने लिखा CH3CH2Cl। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, Cl दोनों में कॉमन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, पानी की तरफ हेट बढ़ता है। फोबिक का मतलब होता है हेट और हाइड्रो का मतलब पानी, तो पानी की तरफ हेट बढ़ रहा है तो इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, तो ये लेस सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू ये, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, समझ आई ये चीज। तो यही थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला बॉइलिंग पॉइंट, फिर दूसरा हेलो एल्केन्स में कैसे होता है और हेलो एरीन्स में कैसे होता है। फिर हमने देखा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। फिर हमने देखा सॉल्युबिलिटी, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, ठीक है। ये थी हमारी। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब अब हम हेलो एल्केन्स बना चुके, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख चुके, अब हेलो एल्केन्स से हम किसकी रिएक्शन करवाएं कि प्रोडक्ट अलग अलग बन जाए। देखो जब प्रिपरेशन करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हेलो एल्केन मिल रहा था, अब जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम रिएक्टेंट में हेलो एल्केन्स लेंगे। हमें पता है ना एक रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट, एक सेकेंड, मान लो एक रिएक्टेंट है, उसके साथ कुछ रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट बना पी, तो जब प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो प्रोडक्ट में हेलो एल्केन बना रहे थे। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो रिएक्टेंट में हम क्या लेंगे, हेलो एल्केन्स लेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझाती हूँ किसका मतलब क्या होता है। दूसरा आता है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा आता है रिएक्शन विद मेटल। ये तीन किसकी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक शब्द का मतलब समझाती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक। देखो न्यूक्लियो का मतलब क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। फिलिक का मतलब लविंग, याद रखना, फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है हेट। अब न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव लविंग कौन होगा, जिसपे कैसा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव को लव करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, याद रखना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस, क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव लविंग, और पॉजिटिव लविंग कौन होगा, जिसपे खुद पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो वो यही यहाँ पर वही लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब इन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, इन पे इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। नेगेटिव चार्ज मुझ पे है तो मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो मैं पॉजिटिव को अपने पास खींच पाऊंगी। अब आगे पढ़ो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया, रिप्लेसमेंट। मान लो ए था, है ना, और मैंने ए की जगह क्या लगा दिया, बी लगा दिया। ए था, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बी से, तो इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, देयरफॉर द अटैक एट द पार्ट, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे से समझाती हूँ। देखो, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है ना, वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले समझो ये वाली स्लाइड। कितने टाइप्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के, तो दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली आती है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छे से पढ़ना। चलो मैं आपको समझाती हूँ, मैं लिख देती हूँ, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमसे पेपर में कि SN1 और SN2 में डिफरेंस बताइए, तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में समझाऊंगी। पहले आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो समझो, क्या क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है कि ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। SN1 कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। SN2 कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप में होती है। दूसरा कौन कितने स्टेप होते हैं, 2। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर SN1 में वीक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है, जैसे कि वाटर और अल्कोहल हो गया। यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। एप्रोटिक मतलब जिसके पास कोई प्रोटॉन्स ना हो, और पोलर का मतलब पोल्स होने चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको SN1 में बताया क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। क्या होता है कार्बोकेटायन, अभी समझाती हूँ अच्छे से। SN2 में कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SN1 में टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और SN2 में सबसे ज्यादा प्राइमरी रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ये लाइन तो आपको याद ही रखनी है, क्योंकि हमें ऑर्डर लगाने के लिए आता है कि SN1 के ऑर्डर में लगाओ, SN2 के ऑर्डर में लगाओ, तो वो आना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं। अब रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, अभी मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। SN1 में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सब कुछ पढ़ाया जाता है। SN2 कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। और क्या लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। SN2 में कुछ पॉइंट्स थे, अब कुछ में से आपको कम से कम 4 या 5 तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि पेपर में डिफरेंस आता है कि लिखो 2 पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट बताओ, SN1 SN2 में डिफरेंस बताओ। स्टार्ट करते हैं SN1 से। अब SN2 पहले SN2 पढ़ाती हूँ, फिर SN1 पढ़ाते हैं, क्योंकि SN2 मेरे हिसाब से थोड़ी सी ईजी होती है एज कम्पेयर टू SN1। देखो क्या होता है, समझाती हूँ। मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड लिया, ये कार्बन है, CH3Cl लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर लिया, ये मैंने इधर लिया, और मैंने यहाँ लगाया एक हाइड्रोजन, इधर ये मैंने लगाया एक और हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लगाया एक और हाइड्रोजन, और इधर मैंने लगा दिया X। ठीक है, समझो, अब इसको समझो मैंने ये बॉन्ड कैसे कैसे बनाया। ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं इन प्लेन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इन प्लेन बॉन्ड। ठीक है, अब आप जैसे बैठे हो, ठीक है, दोनों हाथों को अपने सीधे करो, तो वहां पे देखना इन प्लेन बॉन्ड आएंगे। मतलब हमने सीधे सीधे हाथ करे दोनों, तो वो दोनों बॉन्ड कैसे हो गए, इन प्लेन बॉन्ड। अब ये जो डैश बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम वेज बॉन्ड। क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड। 4 साइड होते हैं, देखो 2 हमारे साइड में हो गई, एक आगे होती है, एक पीछे होती है। तो एक हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो एक वेज बॉन्ड हो गया, एक डैश बॉन्ड हो गया। अब जब आपने इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, अब हम रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। देखो क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर मुझे रिएक्शन करवानी है तो कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। मान लो मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो एक्स पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। हमने पढ़ा था जब नेचर ऑफ CX बॉन्ड हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था कि हेलोजन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, है ना, और एक्स पर कैसा आ गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हटेगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन कैसे हटेगा वो समझो। अगर मैं चाहूँ कि इस न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट यहाँ अटैच कर दूँ तो क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्यों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो ये फ्रंट अटैक तो नहीं करने देगा। SN2 में फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसको इधर से लाना चाहूँ इस ऐसे, तो ये आ सकता है, इस कार्बन पे आ सकता है, एक सेकेंड, इस कार्बन पे बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। कैसे बनेगी, ये कार्बन है, इधर क्या लग गया हमारा आके, न्यूक्लियोफाइल, और इधर क्या था हमारा, एक सेकेंड बस, इधर है हमारा X। देखो अभी पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं बना है, अभी पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं बनाते, एक सेकेंड। अब देखो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये भी हाफ बॉन्ड बना है, सेम एज इट इज। इधर X था, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड अभी टूट चुका है, और इधर क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन, इधर भी हमारा हाइड्रोजन और इधर भी हमारा हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। अब ये बन गया, अब हमने क्या करना है, आगे क्या होगा, इससे एक स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये पूरी तरीके से X जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बन। इधर क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, है ना, और इधर क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन, इधर हमारा दूसरा हाइड्रोजन और इधर हमारा तीसरा हाइड्रोजन। ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या हुआ, X रिप्लेस हुआ किससे, न्यूक्लियोफाइल से। कैसे, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता, कौन सा अटैक पॉसिबल होता है, बैक अटैक, है ना। फ्रंट अटैक क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, समझ आया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है समझाती हूँ। देखो इन्वर्जन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल जो हेलोजन था हमारा, हेलोजन हमारा जो था वो कौन सी पोजीशन पे था, ये जो हेलोजन था ये कौन सी पोजीशन पे था, कार्बन के राइट साइड पे था। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके लगा, कार्बन के लेफ्ट साइड पे आके लगा। कार्बन के कौन सी साइड पे आके लगा, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे जहां से गया था X कौन सी पोजीशन से गया था, राइट साइड से गया था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके लगा, दूसरी साइड पे। तो इस प्रोडक्ट को बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देती हूँ मैं आपको। देखो मान लो मैंने यहाँ लिखा कार्बन, ठीक है, इधर X लगा था, मैंने इसके न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई और इधर बन गया ये न्यूक्लियोफाइल, इधर लगा और यहाँ आ गया कार्बन, तो उल्टा हो गया, ऐसे था। अब न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, तो इस प्रोडक्ट को बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इस प्रोडक्ट को, इन्वर्जन प्रोडक्ट। समझ आया क्या होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन समझ आए, ये होती है SN2 रिएक्शन। और मैंने आपको यहाँ डिफरेंस में लिखवा रखा है कि SN2 में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। समझ आया, बिल्कुल। कितने स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है, हमें कोई दूसरे स्टेप की जरूरत नहीं होती है। कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कोई कार्बोकेटाइन बना नहीं बना, है ना, एज मतलब अलग नहीं बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, उससे हमारा मतलब नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। पहले SN2 आपको समझा देती हूँ, फिर आगे क्या समझाती हूँ। अब देखो ये SN1 है, SN2 आपने समझा, अब मैं आपको समझाती हूँ SN1 रिएक्शन। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। देखो मान लो मैंने कोई भी कार्बन लिया, मैंने एग्जाम्पल में लिया कार्बन, ठीक है, इधर मैंने लिया CH3, इधर मैंने लिया CH3 और इधर भी मैंने लिया CH3, इधर मैंने लिया X, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मान लो मैंने रिएक्शन करवाई न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है जी। ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड, पहला स्टेप आपको एक सेकेंड, पहला स्टेप समझाती हूँ पहले। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से मैं ये बॉन्ड तोड़ सकती हूँ, X पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये क्या बन गया हमारा CH3 C CH3
और इधर भी CH3 और कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास से नेगेटिव चार्ज चला गया। तो कैसा चार्ज बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। और क्या बना इसके साथ, प्लस X नेगेटिव। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन हुआ किसका, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है इसको बोला जाता है कार्बोकेटायन। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। समझ आया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या करेंगे, X नेगेटिव, मतलब X जो था हेलोजन था, जो था वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज ले गया और क्या बना लिया, उसने सारे इलेक्ट्रॉन को ले गया और वो कार्बोकेटायन, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड बस। देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ। दूसरा स्टेप आता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे करवाएंगे, तो मैं एक सेकेंड बस इसको थोड़ा सा साइड कर दूं। ये हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 कैसे होता है, स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटायन बना, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, देखो जो हमारा कार्बोकेटायन बना है वो क्या है, कार्बन, इस पे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई मान लो न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे कैसे अटैक कर सकता है वो मुझे आप बताइए। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फ्रंट अटैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी रिपल्शन बीच में नहीं है, ठीक है। बैक अटैक कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, बैक अटैक भी। क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रिपल्शन नहीं है, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, बैक अटैक कर सकता है। तो फ्रंट अटैक भी पॉसिबल है और बैक अटैक भी पॉसिबल है। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मान लो ये कार्बन है, ये मैंने लिखा CH3, इधर मैंने लिखा CH3, इधर CH3, और इधर क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जहां से हेलोजन गया था उसी पोजीशन पर अगर न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उस प्रोडक्ट को बोला जाता है रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, रिटेंशन प्रोडक्ट। ये रिटेंशन कब बनेगा, जब कौन सा अटैक होगा, फ्रंट अटैक, है ना। लेकिन जब हम बैक अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बैक अटैक करवाते हैं। चलो अब बैक अटैक से क्या बनेगा, बस आप मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ जिससे कि हम आगे का स्टेप लिख सकें। एक सेकेंड, समझ आया ना आपको यहाँ तक, आगे का मैं भी एक सेकेंड में समझाती हूँ। देखो अब ये बन गया रिटेंशन प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा जब ये बैक अटैक करेगा। तो ये CH3, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ कार्बन, ये हमारा क्या है, कार्बन, इस पे क्या जुड़ गया, CH3, इधर क्या बन गया, CH3, इधर क्या आ गया हमारा CH3। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा इस बार, यहाँ पर लगा। और जब न्यूक्लियोफाइल मतलब हेलोजन राइट साइड से गया है और न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड आके लगता है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। यानी कि SN2 में रिटेंशन, SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर ये दोनों 50% मिले, मान लो 50% रिटेंशन मिला और 50% हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला, तो इसके मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। तो वही मैंने आपको SN1 में लिखवाया था। देखो अब डिफरेंस पे आ जाओ एक बार, ये हमारा डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बिल्कुल आता है। पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट की जरूरत होती है, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन भी प्रोडक्ट बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट बनता है, रेसमिक मिक्सचर। कैसा प्रोडक्ट बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। समझ आया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहाँ तक समझ आया आपको कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो एक ऑर्डर बनता है 3 to 1 मग, कैसे बनता है 3 to 1 डिग्री में। अभी हमने देखा कि SN1 जो होती है, SN1 रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है SN1 में, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा
उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी जल्दी SN1 रिएक्शन होगी, यानी कि उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब SN1 का रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री, यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा बनता है उतनी ही फास्ट हमारी SN1 रिएक्शन होगी। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। अब कैसे मोर स्टेबल होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैंने लिखा CH3 CH3 और CH3, ये कार्बोकेटाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, देखो ये। फिर एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2 डिग्री का, CH3 और CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री कैसे होगा, CH3 CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा CH। तो ये देखो 3 डिग्री 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा उतनी ही जल्दी SN1 रिएक्शन होगी। तो ये होता है हमारा 3 डिग्री का ऑर्डर। लेकिन अगर मैं बात करूँ SN1 में, किसमें हमने भी यहाँ पे SN1 देखी थी, ये रही। तो SN1 जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, सॉरी SN2, वेयर इज SN2, हियर, दिस इज SN2। तो SN2 में जो ऑर्डर आता है हमारा, SN2 में जो ऑर्डर आता है वो आता है हमारा सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में सबसे जल्दी SN2 रिएक्शन होती है। क्यों होती है, देखो समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ, यहाँ भी CH3 लगा दूँ, यहाँ भी CH3 लगा दूँ, तो बड़े बड़े ग्रुप हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए, तो बैक अटैक करना भी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी बहुत बड़ा ग्रुप लगा है, इधर भी बहुत बड़ा ग्रुप लगा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल को इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा है, छोटे छोटे ग्रुप में आसानी से रिएक्शन हो रही है। तो यानी कि SN2 में जो होना चाहिए वो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए कार्बन एटम पर। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और SN2 में क्या होगा, लेस हिंड्रेंस, ठीक है। SN1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन और SN2 में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। समझ आया, बिल्कुल। अब आपको मैं कुछ रिएक्शंस दिखाती हूँ जो हमारी NCERT की टेबल में दी हुई थी। यहाँ पे आ जाते हैं, आप देखो क्या लिखा है, दे अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कहाँ पे अटैक करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पार्ट पे अटैक करते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिट। जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होता है। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, एक रिएक्शन जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है ऑलरेडी एक्सिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को, मॉलिक्यूल के अंदर पहले ही न्यूक्लियोफाइल था, उसको रिप्लेस कर रहा है दूसरा न्यूक्लियोफाइल, उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स होते हैं इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का काम करते हैं, मतलब वो रिमूव हो जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पर। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड लीविंग ग्रुप। एक कैसी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और हेलोजन एटम क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि वो हट जाता है। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये रहा, ये न्यूक्लियोफाइल था, ये हमारा एक हेलो एल्केन था, और ये रिएक्शन बन गई, है ना, हाइड्रोजन निकल गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आप यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। रिएक्शन देखो कितनी सारी लिखी हैं, सारी रिएक्शंस मैं भी आपको समझाती हूँ कैसे कैसे होंगी। देखो पहले किसके साथ करवा रखी है, हमारी OH नेगेटिव के साथ, है ना, NaOH के साथ, मतलब एक्वस NaOH के साथ। देखो एक होता है एक्वस NaOH, एक होता है अल्कोहलिक NaOH। तो यहाँ पर आपको जब SN2 होती है, SN1 होती है, तो एक्वस में होती है, लेकिन जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो अल्कोहलिक के केस में होती है। तो दोनों अलग अलग है, एक्वस अलग है, अल्कोहलिक अलग है, याद रखना। अब मैं कुछ रिएक्शन आपको करवाती हूँ, जैसे NH2 के साथ करवा रखी है, KCN के साथ करवा रखी है, AgCN के साथ करवा रखी है। तो रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको समझाती हूँ। चलो एक सेकंड में, 1 मिनट पेज ले लेती हूँ। वेयर इज दिस पेज, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, है ना। चलो ये हम पेज ले लेते हैं, और अब मैं आपको रिएक्शंस एक एक करके समझाती हूँ कि कैसे कैसे रिएक्शन होती हैं। मतलब मैंने लिखा CH3Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई H2O के साथ। बॉन्ड तोड़ने आने चाहिए। देखो मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है, अगर बॉन्ड तोड़ने आते हैं बहुत आसानी से आप रिएक्शन कर सकते हो। कैसे रिएक्शन होगी, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। समझ आया, पूरा पूरा चार्ज नहीं आता, पार्शियल चार्ज आता है। चलो पार्शियल ले लेते हैं, कितना चार्ज आएगा, पार्शियल। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब H2O तोड़ते हैं तो H2O टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, इसी में टूटता है, बस। तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो। अब H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव क्या बना लेंगे, HCl बाहर, क्या जुड़ गया, CH3 पर OH
बन गया हमारा प्रोडक्ट और H2O यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है। H2O के साथ रिएक्शन समझ आई? ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ दूसरी रिएक्शन। मान लो मैंने आपकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, ये था CH3 Br, ले लो कुछ भी ले लो, लेकिन मैं Cl के साथ करवा रही हूँ। कैसा? एक्वस NaOH। अगर आप अल्कोहल ले लेंगे तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, समझाऊंगी एलिमिनेशन रिएक्शन आगे कैसे होती है। देखो क्या होगा, बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, OH पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव, क्योंकि OH जो होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज लेता है। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। जब तक बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, जब तक हाफ चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज आता है, जैसे ही बॉन्ड टूट जाता है पूरा पूरा चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ो, क्या बनेगा? देखो यहाँ से क्या बना, CH3 पर पॉजिटिव क्या जोड़ेगा? OH, है ना, नेगेटिव पार्ट, प्लस Na पर पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया? NaCl। ये समझ आई रिएक्शन? ऐसे होती है सिंपल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक हैलोजन था, दूसरे रिप्लेस कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने, तो वो होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और देखो और एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने दिया CH3Cl, आपने इसकी रिएक्शन करवाई KCN के साथ, ठीक है, CN होता है साइनाइड, याद रखना। बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ो, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, K पर पोटेशियम, पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, Cn पे नेगेटिव, क्या बनेगा? CH3Cn प्लस KCl, यही बनेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, टिक लगा रही हूँ मैं। फिर आगे एक और रिएक्शन आती है AgCN के साथ, CH3Cl प्लस AgCN। अब देखो बॉन्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लगा सकते हो, कैसे बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, Cl पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ दूं, Cn पे नेगेटिव, Ag पर पॉजिटिव, यहाँ तक सबको पता है, बढ़िया। लेकिन अब जो CN होता है ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी, मतलब जिसकी दो डोनर साइट होती हैं। अब डोनर साइट क्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जिसकी दो डोनर साइट हो, मतलब जो दो तरफ से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की तरफ से बना सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से बना सकता है। वहां पर इसने कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाया था, अब हम बनेंगे नाइट्रोजन की तरफ से। कैसे बनेगा नाइट्रोजन की तरफ से? CH3, CN नहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा NC, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, प्लस क्या निकलेगा? AgCl। समझ आया रिएक्शन? बहुत बढ़िया। अगर ये रिएक्शन आपको समझ आ गई KCN और AgCl वाली, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से सीखा है। ये रिएक्शन जरूर से जरूर आनी चाहिए। और रिएक्शन एक और करवा देती हूँ, चलो मैं आपको। मान लो मैंने लिखा CH3Cl प्लस आपने इसकी रिएक्शन करवाई RNH2 के साथ। NH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन तोड़ के, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। ये बॉन्ड तोड़ो, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। ये बॉन्ड तोड़ो, H पर पॉजिटिव और N पर नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बाहर क्या बन गया? CH3NH, और इस पे क्या जुड़ा है? R, प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया? HCl। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, सेम एज इट इज। आप 2 डिग्री के साथ करवाना है, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो टेबल है पूरी सेम एज इट इज है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया। कौन कौन सी रिएक्शन मैंने आपको करवाई? NaOH के साथ करवाई, KOH के साथ भी बिल्कुल सेम होगी, H2O के साथ मैंने आपको करवाई, है ना। NaI के साथ आप रिप्लेसमेंट करके देख लेना, अमोनिया के साथ, NH2 के साथ कैसे होगी, KCN के साथ मैंने आपको करवाई, AgCN के साथ आपको मैंने करवाई। अब बचता है KNO2 और AgNO2। अब KNO2 और AgNO2 भी सेम वही है जैसे भी आपको मैंने AgCN और KCN वाली सिखाई, यहाँ सिखा देती हूँ। चलो मैंने लिखा CH3Cl और आपने इसकी रिएक्शन करवाई KNO2 के साथ, KNO2, क्या बनेगा? बॉन्ड तोड़ना सीखो। ये Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ो, K पर पॉजिटिव, NO2 पर नेगेटिव, बढ़िया। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप CH3 बनना क्या चाहिए? NO2, लेकिन क्या जुड़ता है? ONO, क्योंकि NO2 भी क्या है? एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब उसकी भी दो डोनर साइट होती हैं। ऑक्सीजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो क्या बन गया? KCl। ये हो गई हमारी KNO2 के साथ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ CH3Cl और इसकी रिएक्शन आपने करवाई AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, अब क्या कंपाउंड बनेगा? बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है। ये बॉन्ड तोड़ो, NO2 पर नेगेटिव, Ag पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ो, Cl पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, क्या बनेगा? CH3, क्या बनेगा? NO2 प्लस AgCl। उल्टा है बिल्कुल, वहां पर क्या बन रहा था? NC बन रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके केस में NO2 लगता है। तो ये 4 केस ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ग्रुप्स लाइक साइनाइड मतलब CN, साइनाइड मतलब CN, और नाइट्राइड्स मतलब NO2 possesses 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं और उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स।
समझ आया? बिल्कुल। ये स्लाइड आपको समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप नोट्स बनाएंगे, जो मैं बनवाती जा रही हूँ, साथ साथ आप नोट्स बना लेना जो बीच में लिखा हुआ है स्लाइड में। ये SN1 है कि 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। रिएक्टिविटी से ऑर्डर आते हैं। अभी मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको समझाती हूँ कैसे आते हैं। फिर देखो, ये SN2 में हमारे NCERT में दिखा था कि NCERT में जब हम SN2 में जाते हैं तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या होता है, SN1 में क्या होता है। ठीक है, SN1 में सबसे ज्यादा टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। लेकिन SN2 में सबसे कम टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो एरो किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ, SN2 में। लेकिन SN1 में एरो इधर की तरफ जा रहा है। तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, मैं आपको ऊपर लिखवा चुकी हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, जो जैसे कि SN1 या SN2 से कैसे आता है। देखो, मैंने लिखा CH3 CH3Br। ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा कंपाउंड लिखा, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ मैं, ये हो गया। ये मैंने लिखा पहला कंपाउंड। ठीक है जी। दूसरा कंपाउंड लिखते हैं। दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा CH3 CH2Br। ठीक है, बढ़िया। एक सेकेंड, ये मैंने लिखा दूसरा कंपाउंड। एक और कंपाउंड लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा CH3 CH3Br। डन। इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि स्लाइड आसानी से मैं आपको समझा सकूं। ये देखो, कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। ठीक है जी। अब मैंने इसको बोला A, इसको बोला मैंने B, इसको बोला मैंने C। अब मुझे रिएक्टिविटी बताओ टुवर्ड्स SN1 और टुवर्ड्स SN2 कैसे कैसे रिएक्टिविटी होगी। एक सेकेंड, ये मैंने रिएक्टिविटी लिखी। मान लो मैंने लिखी यहाँ पर, मुझे बताओ SN1 में क्या रिएक्टिविटी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और SN2 में इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ मुझे। SN1 में इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होना चाहिए। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। अब इंक्रीजिंग बताना है तो कम से ज़्यादा, सबसे कम कौन रिएक्टिव होगा? 1 डिग्री, तो यानी कि B। फिर कौन होगा? C, क्योंकि 2 डिग्री है। और सबसे ज़्यादा A, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बनेगा? A का बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फॉर SN1। लेकिन SN2 की बात करते हैं। SN2 में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होना चाहिए? लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? ये 3 डिग्री वाला। तो यानी कि A सबसे कम रिएक्टिव, देन C और सबसे ज़्यादा B। ये हो गया हमारा SN किसका ऑर्डर? SN1 और SN2 का ऑर्डर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं कि 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 की तरफ। समझ आया आपको ये रिएक्शन? तो SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छे से आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, सब कुछ आपको समझ आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये डाउट है, आप इस पर हमें एक और वीडियो बना कर दीजिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगी। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। बाकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो सब मैं आपको बाद में करवाती हूँ। और नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है, क्योंकि ये सब NCERT की लाइन्स है और NCERT की लाइन्स इनफ होती हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाय शिखा, सब्सक्राइब करो इसको। और जो जैसे जैसे पार्ट आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। पार्ट 5 में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।